हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे 5 जो है 3 जो है डीएस के क्वेश्चन करेंगे डेटा सफिशिएंसी के, और 2 क्वेश्चन करेंगे हमारे अर्थमेटिक के। सो ये दोनों ही टॉपिक्स जो है वर्ड प्रॉब्लम के ही कैटेगरी के अंडर आते हैं, बट जो है डीएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा कम टाइम लगता है, बिकॉज वी डोंट नीड टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। हमने बस क्या करना है, स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या। और अर्थमेटिक में क्या होता है कि हमें पूरा आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी में हमको बस चेक करना है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इफ़ यू नो द राइट अप्रोच। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के सामने है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने। ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज़ 30 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व, एक तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी ये क्वेश्चन के लिए, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज़ 30 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर v मान लेंगे, और हम लोग s को मान लेंगे स्पीड ऑफ स्टील वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो v माइनस एस की वैल्यू आनी चाहिए 30। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको, v माइनस एस की वैल्यू 30 आ जाएगी। मतलब v इज़, इसको s को इधर शिफ्ट कर देंगे तो v इज इक्वल्स टू एस प्लस 30 जो हमारे कंडीशन में दिया है, बट हमने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा, इससे हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेटमेंट 1 में बोला है कि बोट can travel a distance of 135 किलोमीटर in downstream and 105 किलोमीटर in upstream in 6 hours। तो देखो ये स्टेटमेंट, इस अकेले स्टेटमेंट के भरोसे हम लोग आंसर कर सकते हैं इसको। हम लोग इसको मतलब मान के चलते कि स्टेटमेंट 1 से मान के क्या चलना है, इससे आंसर आ ही रहा है, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे मन में कि इससे सिर्फ अकेले स्टेटमेंट 1 से आंसर जो है हमारा फाइंड हो रहा है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बोट कैन ट्रैवल 135 डाउन स्ट्रीम में एंड 105 अप स्ट्रीम में 6 आवर्स में। तो हमको पता है जो है d इज इक्वल्स टू वी टी होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम दिया है हमको 6 आवर्स, मतलब जो है t इज इक्वल्स टू डी बाई वी लिख सकते हैं। 6 आवर्स इक्वल्स टू डी, ये d क्या होगा, टोटल टाइम है। टोटल टाइम मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम, इसको लिख देता हूँ मैं t1 प्लस t2। टोटल टाइम मतलब t1 मतलब डाउन स्ट्रीम मान लो और इसको अप स्ट्रीम मान लो। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम का जो है डिस्टेंस कितना था 135, तो इधर लिख देंगे हम लोग 135 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी v प्लस एस, और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस देखो 105 है यहाँ पे, और यहाँ पे 105 लिख देंगे, और उसके नीचे v माइनस एस यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड, जो कि हमारे पास v माइनस एस 30 दिए। अब देखो ये 6 देखे था, अब हमारे पास बस अननोन यही है, ये डिनोमिनेटर, तो इससे हम लोग सॉल्व करके v प्लस एस फाइंड आउट कर सकते हैं। v प्लस एस फाइंड आउट कर लिया, ये हमको क्वेश्चन में दिया था, तो इसमें से v की वैल्यू और s की वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टील वाटर, तो निकाल सकते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 1 ही अकेले काबिल है इसको आंसर करने के लिए। अब चेक करते कि स्टेटमेंट 2 के अलोन के बेसिस पे हम लोग आंसर कर पाते क्या। तो इधर बोला है कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज़ 80% मोर दैन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितनी होती है, v प्लस एस इज़ 80% मोर मतलब 180% होगा। तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या डायरेक्टली 1.8 लिख सकते हो इंटू v माइनस एस। तो देखो हमारे पास v माइनस एस ऑलरेडी था, इसको इधर पुट कर देंगे तो v प्लस एस आ जाएगा, v प्लस एस मिल जाएगा, v माइनस एस है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल थे, 2 इक्वेशन थे, तो दोनों इक्वेशन से हम लोग 2 वेरिएबल को सॉल्व करके दोनों की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 के भी भरोसे, अकेले के भरोसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं इसमें, बट इसका आंसर हो जाएगा इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और इधर स्टेटमेंट 2 अलोन इज़ कैपेबल टू आंसर और इज़ सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इधर और हो जाएगा इसका केस। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक एंड अ कॉपी इज़ 750, डिस्काउंट गिवन ऑन ए बुक इज़ 10%, जो भी है, बट एवरेज बोला गया है, 2 चीज़ों का एवरेज मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा, तब जाके कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी जो है वो 750 आएगी। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं, मेरा अप्रोच देखो, मैं इसको CSM लिखता हूँ, इधर देखो वैल्यू हमारी इंक्रीज़ होते जाएगी ऊपर की तरफ। क्यों इंक्रीज़ होगी पता है आप लोगों को, जो है सेलिंग प्राइस, इसके ऊपर प्रॉफिट लगाने से ये आएगा, और
और मार्क प्राइस जो है हमारा, इस पे डिस्काउंट देके ये आएगा, मतलब इससे कम, तो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, ठीक है, ये सभी को पता है। तो हमको क्या बोला है, इधर बुक लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक का CP SP MP और ये कॉपी का सेम हो जाएगा। इन्होंने कहा है हमको कि जो है दोनों का एवरेज है 750, तो मतलब दोनों का सम हो जाएगा 1500। उसके बाद बोला कि डिस्काउंट गिवन ऑन बुक इज़ 10%, मतलब बुक पे 10% का डिस्काउंट है। मतलब मैं मान रहा हूँ कि इसकी MP अगर 100x है और इस पर 10% का डिस्काउंट, मतलब इसका 90% प्राइस ले लूँ, तो मैं मेरे को SP इसका 90x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आई होप। उसके बाद देखो, द कॉपी इज़ मार्क्ड 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ये जो कॉपी है उसकी मार्क प्राइस के 20% अबव है, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉपी इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज़ 100 मोर दैन द कॉपी। मतलब बुक की कॉस्ट प्राइस जो है वो कॉपी से 100 रुपये ज़्यादा है। अब देखो, बुक की दोनों का सम हमको पता था ना, इसको इक्वेशन लेके सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल लेके बताऊँगा मैं यहाँ पे। इन दोनों का सम था 1500 रुपये और हमको ये बोला है कि बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो इससे 100 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। और दोनों का अगर मैं एवरेज ले लूँ, 1500 था, दोनों का एवरेज था 750 मान लेते दोनों को, तब जाके दोनों का एवरेज 750 और दोनों का सम जो है बराबर बराबर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको बोला है कि ये बुक का मान लो और ये मान लो कॉपी का। अब हमको ये बोला है कि ये जो बुक है ना, इससे 100 रुपये ज़्यादा है। तो देखो अभी इनमें डिफरेंस कितने का है, 0 का, ठीक है, क्योंकि बराबर बांट दिया है हमको। अब हम आप लोगों को जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि जो है एक वैल्यू, दोनों की वैल्यू पता है और एक वैल्यू बोल दे कि इससे 100 रुपये ज़्यादा है, तो जितना भी ज़्यादा है बोला है उसको आप लोगों को 2 से डिवाइड करना है। जब दो चीज़ें दी हो, मतलब दो वेरिएबल हो, दो आर्टिकल्स हो या फिर दो चीज़ें हो, तो 100 से बोला है हमारे क्वेश्चन में, तो 100 को 50 से 2 से डिवाइड करो, 50 आएगा। अब इधर से 50 माइनस करके इसको दे दो। देखो इधर से 50 इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो इधर बच जाएगा 700 और इधर बच जाएगा 800। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 100 का आ रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर 800 हो जाएगा, इधर 700 हो जाएगा। देखो दोनों को ऐड करके देखो 1500 आ रहा है, 1500 डिवाइडेड बाय 2 750, तो जो भी एवरेज आ रहा है। अब देखो ये इसके लिए ही काम नहीं कर रहा। अगर मैं मान लूँ कि मैं दो चीज़ों की वैल्यू 750 ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों का एवरेज, और मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जो है बुक की वो कॉपी से 200 ज़्यादा है। जब मैंने बोला कि आपको कि 200 ज़्यादा है, तो 200 दो आर्टिकल है, 200 को 2 से डिवाइड कर दो, 100 आएगा, तो इधर से 100 इसको दे दो, तो ये 850 हो जाएगा और ये हो जाएगा 650। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो 200 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो आप लोग, बिना कोई भी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करें डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 50 इधर शिफ्ट करो, इधर से माइनस करो, ये मन के मन में ही हो जाता है। तो हमको सीधा सीधा मिल गया, इसकी CP मिल गई, इसकी CP मिल गई। अब हमको यहाँ पे बोला गया था कि जो CP है, मतलब द कॉपी इज़ मार्क्ड 20% अबोव इट्स CP, मतलब इससे 20% अबोव मार्क किया है। इसका 10% कितना होता है 70, 20 कितना होता है 140, मतलब इससे 140 ऐड करेंगे तो इसका MP आना चाहिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ 140 ऐड करके 840। तो देखो मेरे को ये चीज़ें मिल गई 1 2 3, ये दोनों x की वैल्यू मिलने से मेरे को इसका भी SP मिल गया, इसका भी MP मिल जाएगा। बट इस फाइंड आउट करने के लिए देखते कि स्टेटमेंट्स में कौन सी कंडीशंस दी है, और हमको सबसे पहले देखते कि फाइंड आउट क्या करना है। तो इधर हमको बोला गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉपी इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज़ इतना जो भी है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ कॉपी मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है। तो मान के चलते हैं, इसको मैं y मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मानने को क्या जाता है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको मैं y मान के चल रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के तरफ मूव करते हैं हम लोग। इधर बोला है कि द डिस्काउंट % गिवन ऑन कॉपी इज सेम एज द परसेंटेज बाय विच द बुक इज मार्क्ड अबव इस कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, मैं बना के दिखाता हूँ। डिस्काउंट % गिवन ऑन कॉपी पे कितना डिस्काउंट % दिया है हमको। डिस्काउंट % फाइंड करने के लिए हमको मार्क प्राइस से, जो भी ये है, उसमें से SP को घटा देना पड़ेगा और मार्केट प्राइस जो है नीचे लिख देना पड़ेगा। इस पे इतना डिस्काउंट दिया है, इंटू 100 कर दो, तो ये मिल जाएगा इसका डिस्काउंट %, ठीक है। इस पे डिस्काउंट है तो ये डिनोमिनेटर में ही आएगा और इन दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटा, ठीक है। अब हमको ये बोला है कि कहाँ गए, इज सेम एज द % बाय विच द बुक इज मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने से बुक जो मार्क्ड करिए कॉस्ट प्राइस से, तो बुक कितने परसेंटेज से मार्क करिए। ये परसेंटेज की जब मार्क करने का इशू मतलब बात आती है, तो इन दोनों को कंसिडर करेंगे हम लोग। CP पे ही मार्क्ड करेगा वो, मतलब जो MRP होती है, ठीक है। कितने से मार्क किया, इन दोनों का डिफरेंस देखो, मार्क प्राइस ऑब्वियसली बड़ा होगा तो 100x
माइनस 800 आएगा, और इस पे मार्क्ड किया है तो इधर 800 लिख दो, इंटू 100 कर दो। तो अब देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और इधर से भी कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो इस जो भी इक्वेशन में है सिर्फ दो ही अननोन वेरिएबल है, y और x, ठीक है। तो इसको इधर उधर भेज के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों का रिलेशन, ठीक है, वैल्यूज़ नहीं, इन दोनों का रिलेशन। तो मतलब स्टेटमेंट 1 के सिर्फ अकेले के भरोसे हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अकेली स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अभी स्टेटमेंट 2 देखेंगे। अगर हमको पता चला कि अकेले स्टेटमेंट 2 के भरोसे पे हम लोग आंसर कर पाएंगे तो आंसर होगा हमारा कि अलोन स्टेटमेंट 2 इज़ सफिशिएंट एंड स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट सफिशिएंट। बट अगर स्टेटमेंट 2 से भी नहीं फाइंड हुआ तो दोनों से के भी अलोन अकेले के भरोसे फाइंड नहीं होगा, तो हम लोग चेक करेंगे कि दोनों को मर्ज करके आंसर फाइंड आउट हो रहा है क्या, तो वो ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर उससे मर्ज करने के भी नहीं आ रहा है तो नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट टू आंसर, टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। इधर क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज़ 270 मोर देन दैट ऑफ कॉपी। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ बुक जो है 90x इज़ 270 मोर, मतलब प्लस देन वाई। तो देखो इधर भी हमको x और y में एक इक्वेशन मिली दो वेरिएबल में, इधर से भी हमको एक इक्वेशन मिल रही थी जो x और y के टर्म्स में थी, इधर में भी एक इक्वेशन मिल रही है कि जो x और y के टर्म्स में है। तो इसको सॉल्व नहीं करना हम लोगों को। देखो सिर्फ अलोन 2 के भरोसे से मैं आंसर नहीं दे पा रहा, सिर्फ अलोन 1 के भरोसे पे मैं आंसर नहीं दे पा रहा, पर दोनों को मर्ज करने से होगा, बिकॉज दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में दो ही सेम जो है अननोन वेरिएबल्स है। तो दो अननोन वेरिएबल्स, दो इक्वेशन हम लोग कैंसिल आउट करके जो भी रिलेशनशिप करेंगे हम लोग, मतलब लीनियर इक्वेशन बनेगी एक, तो इससे हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगी, तो इससे हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा बनेगा, देखो a प्लस बी होता है ना, a प्लस बी इज 10, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों दो इक्वेशन है a और b के टर्म्स में, तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो इसको कैंसिल आउट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा सा ही सिमिलर रेशियो मतलब एस्टैब्लिश होगा रिलेशन इन दोनों के बीच में, तो उसके बेसिस पे दोनों को मर्ज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएस का यही होता है, हम लोगों को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ देखना पड़ता है कि रिलेशन इससे सॉल्व हो रहा है क्या, और मार्क करके हमको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर टुगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो, तब तक आप लोग पढ़ो, मैं पेज बदल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो अब हमको यहाँ पे बोला गया है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। ए बी एंड सी जो तीनों बंदे हैं एंटर्ड इनटू अ बिजनेस विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ, जो भी है हमको लेना देना नहीं है एक्स से, जो भी है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। आफ्टर 1 ईयर दे मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब पहले साल में इतना था, दूसरे साल में इतने में ही जो है इन तीनों की जो भी इन्वेस्टमेंट उतने में इतना जो है नीचे वाली वैल्यूज ऐड कर दी। उसके बाद बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज रुपीज़, जो भी है, ठीक है। मतलब टोटल प्रॉफिट दिया है और 2 साल की बात कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ। इसको जो भी आप लोग लिखोगे तो 3 रेशियो आएगा आप लोग को, मतलब एक रेशियो आएगा जो 3 वेरिएबल्स का होगा, A:B:C, और जो है तीनों भी रेशियो में एक ही चीज़ अननोन मिलेगी आप लोगों को, x। देखो इधर भी तीनों वैल्यू x के टर्म्स में और इधर भी, मतलब कोई भी 2 वेरिएबल नहीं है। अगर 2 वेरिएबल होते तो हम लोग उसको सॉल्व करके चेक करते भी, बट एक ही अननोन वेरिएबल है तो हमको पता है कि तीन एक ऐसा रेशियो आएगा A:B:C का, जो कि है x प्लस समथिंग अमाउंट, और फिर b का भी x प्लस समथिंग अमाउंट, और फिर c का भी रेशियो जो है x प्लस समथिंग कुछ अमाउंट आएगा। उसके बाद हमको इनका प्रॉफिट दिया है, तो देखो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रेशियो आ रहा होगा x प्लस अमाउंट कुछ मान लो 1000 x प्लस 3000, और यहाँ पे x प्लस 4000। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितना है आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2x 3x जो भी है वेरिएबल हो सकता है x का, बट ऐसा सा कुछ रेशियो आ रहा होगा, आप लोग मानते हो। मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा, बट मैं आप लोगों को पहले बताना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे जल्दी सॉल्व करें। कन्वेंशनली तो हम लोग कहाँ पे भी बढ़ सकते हैं, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इसको कैसे ही हम लोग बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में। तो ऐसा कुछ रेशियो आएगा, और मेरे को ये बोला है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज ये इतना है। अगर ए का प्रॉफिट इतना है और टोटल प्रॉफिट दिया था 330,
इतना, और मैं यहाँ से ए का प्रॉफिट अगर रख दूँ इतना और इसको टोटल से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे एक ही अननोन वेरिएबल आएगा और एक इक्वेशन है, तो मैं सिर्फ अलोन स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे आंसर दे सकता हूँ। यहाँ पे सेम चीज़ है, सी का प्रॉफिट दिया है टोटल 2 साल का, और मैं सेम ही चीज़ देखो सी के भी भरोसे भी आंसर दे सकता हूँ। मतलब इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये तो हुआ कि जिन लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, जो लोग मतलब अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोगों के लिए मतलब वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ही अननोन वेरिएबल और एक ही इक्वेशन बन रही है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था डीएस को सॉल्व करने का तरीका जिससे हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, मुझे सॉल्व करके बताना है आप लोगों को कि कैसे ये जो है एक्सप्लेनेशन को मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा, मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, मेरे को इन दोनों के प्रॉफिट, तीनों के प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, A/B/C। मैं इधर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को जो है 2 रेशियो मिलेंगे। अब देखो पहले साल इनका कितना था प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो x+240, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x+240 × 1, बिकॉज पहले साल का रेशियो है। दूसरा था x+80 और तीसरा था x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x+80, यहाँ पे x × 1 और ये × 1। अब दूसरे साल के लिए प्लस करना पड़ेगा हमको, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब x+240 में मेरे को इतना ऐड करना है। मतलब पहले साल का x+240 अलग था, दूसरे साल में भी x+240 प्लस x+560, मतलब कितना होगा यहाँ पे देखो मैं लिख के ही बता देता हूँ। पहले साल में इतना, तो दूसरे साल में कितना था x+240, इसका एडिशन कितना बोला है x+560, और ये जो है ऐड किया गया है इसमें, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये × 1 करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो x+240 प्लस x+560 × 1, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। अब मैं फर्स्ट वाले के लिए मैंने इधर एक्सप्लेन किया, मैं बाकी इसके लिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग इसको खुद से ट्राई करके एक्सप्लेन करो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू गाइस। दूसरे में बोला है कि x+80, अब देखो ऊपर भी x+80 था, नीचे भी x+80 का एडिशन किया है, तो 3 बार आ जाएगा x+80। पहले बार में तो उतना मतलब टोटल ऐड करने पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार ही आएगा। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ इसको, डायरेक्टली ये रेशियो ना लिख के मैं ये यहाँ पे जो फाइंड आउट करोगे ना आप लोग, ये बता रहा था, बट मैं ठीक है मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। यहाँ पे ऊपर में था x+80, नीचे में 1 साल के लिए x+80 का एडिशन, मतलब x+80 प्लस x+80, तो कितना हो जाएगा 2 × x+80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टोटल × 1, क्योंकि 1 साल के लिए था। अब दूसरे साल के लिए 3x एडिशन है, मतलब पहले तो x था, दूसरे में अभी एडिशन 3x क्या मतलब 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x × 1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये वाला रेशियो बता रहा था। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तीनों का रेशियो। अब देखो ऊपर में x+80 1 बार है, नीचे में x+80 2 बार है, मतलब 3 हो जाएगा, मतलब 3 × x+80 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली लिख सकते थे नीचे आप लोग 3x+80, ये हो गया b का रेशियो। यहाँ पे लिख सकते हैं x+4x कितना हो जाएगा 5x, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5x, ये हो गया b/c। अब मेरे को इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, इसको पहले ऐड कर दो, ये × 1 है, इसको भूल जाओ। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस ये 560 है, ठीक है, 2x प्लस 560 कितना हो जाएगा 800, मतलब 2x प्लस 800 प्लस x प्लस 240, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1040, ठीक है, 3x प्लस 1040। आई होप कि आप लोगों को समझ पा रही है, 3x है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन तीनों का रेशियो। अब मेरे को इन तीनों का रेशियो पता है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला था कि ए का रेशियो है 2 साल बाद 1375 और ये टोटल है। तो देखो ए का प्रॉफिट का रेशियो होगा 1375 डिवाइडेड बाय 3300। अब यहाँ से ये कितना होगा, ए का प्रॉफिट तो इतना है, हमको पता है 3x प्लस 1040, और टोटल प्रॉफिट कितना है, इसको ऐड कर दो, 3x प्लस 3x कितना होगा 6 प्लस 5 11x हो जाएगा, और इसको ऐड कर लो 80, इसमें ऐड कर लोगे तो आप लोग 1120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ रेशियो मिल जाएगा काट कुट करके, और यहाँ पे भी मतलब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही इक्वेशन है और एक ही अननोन है, तो आराम से आप लोग फाइंड कर सकते हो इसकी एक्स की वैल्यू, और हमको एक्स की वैल्यू पूछी गई थी ना क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सेम सी का भी प्रॉफिट रेशियो देखे, इधर से प्रॉफिट रेशियो लिख दो, और सी के का ये जो प्रॉफिट है 1100 और यहाँ पे 3300, तो मतलब 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, और जो है यहाँ पे आप लोग 5x बाय टोटल यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे पुट कर दो 11x प्लस 1120, तो इधर से भी आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इतना कुछ करने की क्यों ज़रूरत है जब हम लोग
हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छा तगड़ा करके हम लोग इसी से ही आंसर कर दें। देखो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा है जो मैं पहले बताया मैंने, तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने का मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड लगेंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 15। आपने देखा एक ही अननोन है, उसके बाद में देखा आप लोगों ने इनका आप लोग रेशो फाइंड आउट कर सकते हो तीनों का, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट का रेशो देखे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि सिर्फ अलोन 1 या अलोन 2 के भरोसे आप लोग आंसर कर सकते हो। तो इतना सा ही खेल था इसको सॉल्व करने में, कोई बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं लेंदी कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो सके मेंस में। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन सेटर होता है वो यही चाहता है। बट हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे अभी जितने भी दिन बचे 15-20-25 दिन, और उसमें जो है क्वेश्चन सेशंस लाता रहूँगा मैं, और उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे अरिथमेटिक के, तो ये भी 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैंने इसको अच्छे से क्यूरेट करके आप लोगों के लिए लाए हैं, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ला लिए। अब देखो क्वेश्चन 1 यहाँ पे रहा, क्वेश्चन 2 यहाँ पे रहा। खुद से सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ डायरेक्टली। एवरेज हाइट ऑफ ए बी सी इज़ 153। ठीक है, तो मतलब तीनों का एवरेज जो है 153, तीनों का सम फाइंड करना जाए तो हम लोग 153 इंटू 3 जो कन्वेंशनल तरीका है हम लोग देखो इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे। बस जो ही रिलेशन एस्टैब्लिश होगा वो कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। बाकी का काम हमारा नहीं है कि इसका टोटल एज कितना है, जो मॉक टेस्ट में कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व किया जाता है हम लोग वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी एक अच्छी खासी ट्रिक मैंने क्या किया था इस मॉक टेस्ट में। जब मैंने सॉल्व किया था मैंने पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था, लिखा कुछ भी नहीं था। मैंने यहाँ पे पढ़ा था फिर जो भी है, और मैंने एंडिंग में ये पढ़ा था कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन द शॉर्टेस्ट एंड द टॉलेस्ट अमंग द 4। और मैंने जो है इसका रिलेशन के बेसिस पे ही मैंने इसको आंसर दिया था। बहुत अच्छा अप्रोच था। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। एवरेज हाइट ऑफ ए बी सी इज़ 153 बोला है, एंड बोला है कि व्हेन सी इज़ रिप्लेस्ड बाय डी देन एवरेज हाइट ऑफ ऑल द 3 बिकम्स 149। मतलब जो है ए बी सी का एवरेज 153 था। अब सी को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, सी जो बंदा था उसको हमने बाहर निकाल लिया, और डी को बोला कि आप लोग जो है वो क्लासरूम में जाके आप जो है उस क्लासरूम में जाके बैठ जाओ। अब उस क्लासरूम में बचे ए बी और डी। ठीक है, अब इन तीनों के जब हाइट का हमने एवरेज लिया तो हमने ये पाया कि 4 से जो है डिक्रीज हुआ। देखो 153 था और यहाँ पे 149, 4 से डिक्रीज हुआ। मतलब डी जो आया ना खुद से तो 4 कम, मतलब एवरेज से 4 कम लाया। मतलब तीनों बंदे की इन दोनों को भी एवरेज जो है उसने 4 से डिक्रीज कर दिया। तो ये समझ पा रहे हो आप लोग कि अगर देखो आप और आपके भाई हो और आप दोनों का एक दोस्त है, आप तीनों का जो है एवरेज है 6, और एक पर्सन आ गया उसमें जिसकी एवरेज कम है, जिसकी हाइट जो है कम है। उसकी हाइट होगी अगर मान लो 0.5 यूनिट, मान लो कोई ऐसा यूनिट मत समझो, एक ऐसा 0.5 यूनिट कुछ भी हो सकता है यू। तो आप लोग उसको जब आप में ऐड करोगे तो आपका एवरेज डिक्रीज होगा, बिकॉज आपकी वैल्यू ज़्यादा थी, आप लोगों की वैल्यू कम होगी उसके एवरेज को उसकी वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। देखो इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग गूगल से या यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो इस पे बेस में हाइट एवरेज वाले पे और सेशंस लाऊंगा अगर आप लोगों को चाहो तो। बट अभी के फिलहाल हम लोग सिर्फ एग्जाम का अप्रोच जानेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज जो था, मतलब तीनों का एवरेज 153, डी आने से एवरेज 4 से डिक्रीज हुआ। तो हम लोगों को क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग सी और डी का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डी की जो एज है ना, डी की जो हाइट है वो सी से कितनी छोटी है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग देखो 153 तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो कि ए की भी 153 है, बी की भी 153 है, सी की भी 153 है, और अगर डी के आने से इन तीनों का एवरेज हो जाता है 149, मतलब ए की भी 149, बी की भी 149, डी की भी 149। बट देखो मैं लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को, एवरेज कब होता है, ए बी सी का एवरेज जो है 153। तो मान लेता हूँ मैं तीनों की एज 153 है यहाँ पे। अब मैं ए बी और डी को इंट्रोड्यूस करने से मेरा एवरेज हो रहा है 149। बट मेरे को तो ये पता है ना कि इसकी तो एज हाइट जो है, सॉरी मैं बार बार एज बोल रहा हूँ, ये 153 है। ठीक है, और इनका जो है डिफरेंस आना चाहिए, जो है डिफरेंस है 12 का आ रहा है, आप देख सकते हो 12 का नहीं, सॉरी 4 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 4 का आ रहा है। बट अभी मेरे को ये पता है कि इन तीनों का ही जो है एवरेज 149 है। तो इसकी भी वैल्यू मेरे को इसकी वैल्यू तो मेरे को 149 चाहिए थी, बट 149 आएगी तीनों की। देखो यहाँ पे 149, 149, 149,
बट मैंने इसमें जो है 4 ऐड कर दिया, इसमें भी जो है 4 ऐड कर दिया, मतलब मैंने +8 कर दिया। अब इस +8 को कंपनसेट करने के लिए मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 8, तो ये हो जाएगा 141। आप लोग के लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग इन तीनों को ऐड करना, इन तीनों को ऐड करना, सेम ही आएगा, ठीक है। इन तीनों का जो भी एडिशन, इन तीनों का एडिशन सेम। तो मेरे को ये पता चल रहा है यहाँ से, देखो इन तीनों की एज, अब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो मेरे को 12 का आ रहा है। तो क्या हम एग्जाम में ये करते बैठेंगे, लिखते बैठेंगे? नहीं, हम लोग डायरेक्टली सी और डी का रिलेशन कैसे बता सकते हैं? डी के आने से 4 से डिक्रीज हो रही है सभी की एज, तो 4 से डिक्रीज हो रही है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3 थे, तो 4 × 2 कर दो, 4 × 3 कर दो 12। देखो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो 12 का डिफरेंस है, मतलब सी बड़ा है, इससे आने डी से डिक्रीज हो रही है तो सी बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो आप लोग इधर लिख सकते हो सी = D + 12। देखो यहाँ पे भी इधर 12 ऐड कर दो कि ये आएगा। सेम चीज़ हो रही है बाकी वाले बंदों के लिए, ठीक है। ये था एक अच्छा सा अप्रोच, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो और इन रिलेशन के बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद बोला है कि व्हेन बी इज रिप्लेस्ड बाय डी, मतलब एक एक करके हमने सी को रिप्लेस किया, डी से अभी बी को रिप्लेस किया, देन एवरेज चेंजेस टू 157, मतलब जो है कि एवरेज बढ़ गया, मतलब जो है डी की एज बी से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? देखो 157 हुआ और पहले 153 था, तो 4 से इंक्रीज हुआ और टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे 3। तो देखो हम लोगों को ये पता चला कि डी जो है बड़ा है बी से 12, ये भी हो गया। इसको आप लोग कन्वेंशनली सॉल्व करके देखना, तब जाके ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में आएगी, ठीक है। आप लोग बस वीडियो देख के इसको ये सोच लोगे कि मेरा बताया हुआ आप लोगों को याद होगा, तो ऐसा नहीं होता। आप लोग पहले इसको कन्वेंशनली सॉल्व करो, जिस तरीके से आप सॉल्व करते थे, फिर जो मैंने बताया उस पर आप लोग सॉल्व करो। तो हमारे माइंड की हमेशा ऐसी हैबिट होती है कि हम लोग बेटर वाला वर्जन चूज़ करते हैं। तो आप लोगों को जब एग्जाम में ये क्लिक हो जाएगा कि वो वाला मेथड पे ये वाला जो है, मतलब इसका एक स्टेप अबव वाला मेथड था ये, तो ऐसा आप लोग याद रख सकते हो अच्छी से। सिर्फ इसी को करके जाओगे तो नहीं हेल्प होगी, कन्वेंशनली खुद से सॉल्व करो, उस पर फिर आप लोग ये सॉल्व करना, उसको कंपेयर करना, ठीक है। अब बोला गया है हमको कि व्हेन ए इज रिप्लेस्ड बाय डी देन एवरेज हाइट ऑफ ऑल 3 बिकम्स 144। तो देखो जब ए रिप्लेस हुआ डी से, तो और से एज जो है घट गई, मतलब 153 से घट गई इतनी। तो हम लोगों को ये पता है कि ए बड़ा है डी से, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ए = D प्लस समथिंग होगा, बट कितना प्लस होगा? इन दोनों का डिफरेंस देखो 153 और 144, 9 का डिफरेंस है और बंदे 3 है, 9 × 3 कितना होगा? 27। तो मैं यहाँ पे 27 लिख देता हूँ। अब देखो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारा काम हो गया। 3 पर्सन थे, A + B + C और D से रिप्लेस किया जा रहा था, मतलब हमारे पास 4 पर्सन थे, 1 2 3 4। अब ये आप लोग इनके रैंक मान लो 1 2 3 4 इनके हाइट के बेसिस पे, 1 जो है वो टॉलेस्ट, ये सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, D से बड़ा C है, D से बड़ा A है और D से छोटा B है, मतलब आप लोग ये मान पा रहे हो कि देखो प्लस है ना, A = D + 27, मतलब D से बड़ा A है, तो C = D + 12, मतलब D से बड़ा C है, मतलब D से ऊपर 2 बंदे हैं और D = B + समथिंग, मतलब B जो है D से छोटा है। तो आप लोग ये क्लियरली लिख सकते हो कि D यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा। ये मान पा रहे हो आप लोग कि D से ऊपर 2 पर्सन थे A और C, और D से नीचे जो था B था, मतलब ये शॉर्टेस्ट है और ये सेकंड शॉर्टेस्ट। अब आप लोग ये फाइंड आउट कर लो कि इनमें से A और C का रिलेशन फाइंड आउट कर लो, इन दोनों की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें से ये घटा दो तो कितना आएगा? A - C, ये D में से D कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15। तो मतलब A = C + 15, मतलब A जो है C से भी बड़ा है, तो आप लोग इधर A को लिख दो, इधर C। तो आप लोगों को क्या पूछा था क्वेश्चन में? फाइंड द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन द शॉर्टेस्ट एंड द टॉलेस्ट। तो आप लोगों को शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट मतलब A और B का हम लोगों को क्या पूछा था? डिफरेंस, ठीक है। A और B किधर से मिलेगा हम लोगों को? इधर से। इन दोनों को ऐड कर दो, देखो D अपोजिट साइड में तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को? A = B + 39, ठीक है। तो इधर B को शिफ्ट कर दो, A - B = 39। तो ये था डिफरेंस A और B का, ऑप्शन भी मैच कर जा रहा है 39, ठीक है। तो ये एक अच्छी अप्रोच थी समझाने में, भले ही मुझे आप लोगों को टाइम लगा इतना कुछ करने में। अगर मैं डायरेक्टली ये कर दूँ ना तो नहीं समझ में आता था आप लोगों को, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ ट्राई करता हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ एक्सप्लेन हो, मतलब मैं ये ट्राई करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड ना रहे, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन ये है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। अगर नहीं आए तो ही कमेंट करना कि नहीं आया, मैं उसको अगले वाले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन जो है इंक्लूड करके सॉल्व करा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ये आप लोगों के लिए होमवर्क था।
ईजी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने होमवर्क में दे दिया, थोड़ा ईजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग को नेक्स्ट सेशंस जो है किस टॉपिक पे चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा शाम में अपलोड होगा, एक पजल करेंगे, एक्चुअली फ्लैट एंड फ्लोर मेंस वाली पजल करेंगे। एक दो क्वेश्चंस कमेंट्स आ रहे थे कि मेंस वाली फ्लैट एंड फ्लोर करा, तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, मिलते हैं शाम वाली वीडियो में।